और उसके बाद उन्होंने बोला, क्या ऐसी बात है कि ये सब चोरों का नाम ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सब का नाम मोदी ही होता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि सारे मोदी चोर होते हैं, लेकिन फिर भी एक कोई जिसका नाम मोदी था, उसने सूरत में एक मानहानि का फौजदारी मुकदमा राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया और उसमें सूरत के कोर्ट ने उनको सज़ा सुना दी और 2 साल की जेल की सज़ा। यानी ये कहने पर कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी और ललित मोदी देश का रुपया लेकर भाग गए, इस पर उनको 2 साल की मानहानि के मुकदमे में सज़ा सुना दी गई। और उसके 24 घंटे के अंदर लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक कानून का हवाला देकर जो ये कहता है कि अगर किसी सांसद को 2 साल से या उससे ज़्यादा के लिए कन्विक्ट कर दिया जाए तो उसकी सदस्यता सस्पेंड कर दी जाती है, और तुरंत सस्पेंड कर दिया। ये भी नहीं वेट किया कि वो अपील फाइल करें, जबकि उन्होंने बोला था कि अपील फाइल करेंगे, और अगर अपील में इस फैसले का स्टे हो जाता तो उनका सस्पेंशन नहीं हो सकता था। तो पहली बात तो मानहानि का फौजदारी मुकदमा करीब करीब किसी देश में नहीं होता, सिर्फ हिंदुस्तान में रह गया। और दूसरी बात, इतनी जल्दी से उनको डिस्क्वालीफाई, 2 साल की सज़ा और तुरंत लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने डिस्क्वालीफाई किया। ये सब इसीलिए किया गया है कि वो अडानी के मामले में संसद में ना बोल पाए। 2 हफ्ते से भाजपा के सांसदों ने लोकसभा राज्यसभा को चलने नहीं दिया, जिससे कि अडानी के ऊपर कोई चर्चा ना हो जाए। और आज उसका हवाला, उसकी आड़ में 45 लाख करोड़ का बजट बिना कोई डिस्कशन के पास कर दिया गया। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र का हाल हो गया। एक प्रावधान है हमारे संविधान में 103, उस प्रावधान के अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं, जहां सांसद का सवाल है वहां सिर्फ माननीय राष्ट्रपति कर सकता है। ये लिखा है प्रावधान में, किसमें? संविधान के प्रावधान। और साथ साथ ये लिखा है कि संविधान के प्रावधान के अंतर्गत जब राष्ट्रपति करता है तो उसको पहले एक सुझाव, एक रिकमेंडेशन लेना पड़ता है चुनाव आयोग से। ये तो मानी हुई बात है कि इस बार राहुल गांधी के विषय में नहीं हुआ, ये न कुछ पहले विषयों में ऐसा हुआ है। अब इसमें जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि चुनाव आयोग का मानना है, और चुनाव आयोग इसी प्रक्रिया को फॉलो करती है और केसेस में, कि जब कन्विक्शन कोर्ट द्वारा है, न्यायपालिका द्वारा है, तो राष्ट्रपति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम चुनाव आयोग उसको कभी भी नोटिफाई कर सकते हैं, हमें राष्ट्रपति के पास सुझाव लेके जाना और राष्ट्रपति की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जो रोचक कानूनी मुद्दा इस पे उठता है वो ये है कि संविधान में जो लिखा है 103 में स्पष्ट लिखा है, उसको क्या चुनाव आयोग तो क्या उच्चतम न्यायालय भी क्या बदल सकता है? सिर्फ इस आधार पे कि एक केस था लोक प्रहरी का, उस केस में चुनाव आयोग ने स्टैंड अपना रखा था। उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं कहा कि वो स्टैंड सही है या गलत है, लेकिन उसके बाद से चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर निकाल रखा है जिसमें वो कहते हैं कि जहां पर कन्विक्शन कोर्ट द्वारा है वहां पर हम राष्ट्रपति के पास नहीं जाएंगे, न जाना आवश्यक है। तो ये एक विरोधाभास है। संविधान के टेक्स्ट को आप ज्यादा महत्व देंगे या चुनाव आयोग की प्रक्रिया को? इसका उत्तर मैं समझता हूं सीधा है। तो ये भी एक शायद त्रुटि है इस प्रकार के 24 घंटे में निकाले हुए चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन की। ये लोकतंत्र का सबसे खतरनाक दौर है। एक भाषण की सजा क्या इतनी बड़ी होनी चाहिए? अगर इस पैमाने पर तमाम भाषणों को निकालकर देश की अदालतों में मुकदमा होने लगे तो फिर राजनीति का क्या हाल होगा? राजनीति अब अदालतों के गलियारे में अपना रास्ता खोजने चली गई है। यही हाल रहा तो अदालतों को भी राजनीति के गलियारे में अपने वजूद का रास्ता खोजना पड़ सकता है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने हाई कोर्ट से कहा कि निचली अदालतों के फैसलों पर नजर रखे,
अगर अनावश्यक तरीके से किसी को जेल भेजा जाता है तो ऐसा फैसला लिखने वाले जज को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए। उसी दिन सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फैसले से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खतरे में पड़ गई और आज चली गई। दोनों ही मामले अलग हैं, मगर एक व्यवस्था के तहत इन दोनों को देखने से पता चलता है कि कानून का रास्ता कानून से ही तय नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट को, इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश नहीं देना पड़ता कि मजिस्ट्रेट के फैसलों पर नजर रखिए। यूपी में सबसे अधिक बिना जरूरत के लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में भारत की न्याय व्यवस्था भरोसा भी पैदा कर रही है कि वो अपनी कमजोरियों पर खुद ही हाथ धर रही है। उम्मीद है देश की जनता कभी यह जान पाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में बिना जरूरत के जेल भेजने की संख्या में कितनी कमी आई है। देखने से यह बात कितनी सामान्य लगती होगी, मगर इस तरह से जेल भेज देने से कितने लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन बर्बाद हो जाता होगा, इसे ध्यान में लाने की बहुत ज़रूरत है। विपक्ष के नेताओं को ऐसे निपटाया गया तो देश का लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि विपक्ष इस खेल को नहीं समझ रहा है। ममता बनर्जी ने आज बयान जारी किया है कि पीएम मोदी के नए भारत में विपक्ष के नेता भाजपा के प्रमुख टारगेट बन गए हैं। एक तरफ जहां क्रिमिनल केस वाले नेताओं को भाजपा में शामिल कर लिया जाता है, वहीं विपक्ष के नेताओं की सदस्यता को भाषण के लिए रद्द कर दिया जाता है। आज हमने लोकतंत्र के पतन का एक और चेहरा देखा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि चोर को चोर कहने के कारण राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। चोर और लुटेरे अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं और राहुल गांधी को सज़ा मिली है। बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव ने कहा है कि क्या एक पूरे समाज को चोर बोल सकते हैं? क्या कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए छोटे समाज और ओबीसी समाज का अपमान करना और माफ़ी भी ना मांगना ही अभिव्यक्ति की आज़ादी है? गाली देने में और आलोचना करने में अंतर है। राहुल गांधी ओबीसी समाज को गाली देने का काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें सजा हुई है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि राहुल गांधी सोचते थे कि देश के संविधान और कानून से वे ऊपर हैं। सूरत की अदालत के फैसले के बाद स्पीकर ने यह निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि स्पीकर को अधिकार है कि वे ऐसी स्थिति में किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। सूरत जिला अदालत के फैसले के बाद ये निर्णय लेना बहुत जरूरी था। स्पीकर ने उचित फैसला लिया है। और इस देश में लाखों की संख्या में पिछड़े समाज से आने वाले लोग मोदी सरनेम रखते हैं। नरेंद्र मोदी भी पिछड़े समाज से आते हैं। तो ये कोई नरेंद्र मोदी को गालियां नहीं थी, बल्कि देश के लाखों करोड़ों जो ओबीसी समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये उनको अपमानित किया गया था, उनको जलील किया गया था, उनके खिलाफ ये टिप्पणी थी। इसलिए कल जो सूरत के कोर्ट ने फैसला किया वो स्वागत योग्य फैसला है। और जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, और आज जो लोग पक्ष में बयान दे रहे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, तो क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल अगला लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? अगर मिल भी जाए तो भी हमको परवाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सबों का मिलकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। ओबीसी समाज जो आज चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ देश की एससी एसटी वंचित वर्ग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, जो स्टेटमेंट के माध्यम से केवल एक बार नहीं अनेक बार ऐसे समाज से प्रधानमंत्री आते हैं, इसलिए उस समाज को, जाति को, गरीबी को ताच्छल्य करना, नीचा दिखाना, यह सब सीरीज ऑफ स्टेटमेंट की प्रमाण है। और न्यायपालिका ने उस मानसिकता के खिलाफ जजमेंट दिया, फैसला सुनाया। मैं तो इतना ही कहूंगा, भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। दूसरा मैं इस पे आपको ये कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में विनम्रता, धैर्यता, समग्रता, इन सब को देखा जाता है कि आपको एक सांसद के रूप में ये गुण आप में हो। ये भारतीय संस्कृति के संस्कार भी हैं। लेकिन आप पार्लियामेंट में कहते हो मैं बोलूंगा तो पार्लियामेंट चलेगी, नहीं तो पार्लियामेंट नहीं चल सकती जी।
यानी कि आप पार्लियामेंट के कानून नियम से भी ऊपर हो गए। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आप कुछ भी करेंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। दिवंगत शायर राहत इंदौरी एक किस्सा सुनाया करते थे। एक दिन एक आदमी चिल्ला रहा था, देश का पीएम चोर है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है। आदमी ने पूछा, मैंने किस देश का पीएम कहा, यह तो बताया ही नहीं। पुलिस ने कहा, क्या हमें मूर्ख समझा है? किस देश का पीएम चोर है यह हमें नहीं पता क्या? आपको पता है, फिर भी आप धर्म के नशे में अपना पता भूल गए हैं। ध्यान रखिएगा, कहीं यह भी ना भूल जाएं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।